जय हिंद दोस्तों। तो स्मार्ट टॉपर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 2020 के प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो पहला कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि जो संघ राज्य हैं इनका क्या क्या विशेषता नहीं है। तो लिखित संविधान तो संघ राज्य में होता है, शक्तियों का विभाजन भी होता है, एक खड़ी शासन व्यवस्था, संघ राज्य में दोहरी शासन व्यवस्था, एक केंद्र में और एक राज्य में। तो ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका भी संघ राज्य में होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखते हैं कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था कहाँ है, तो अमेरिका में दोहरी है। अमेरिका में 50 राज्य भी हैं और राज्य में भी सरकारें होती है, हर राज्य का अलग अलग वहाँ पे झंडा भी है। और फिर केंद्र में भी सरकार जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रित होता है। तो अमेरिका संघ राज्य का उदाहरण है। चीन, तो चीन में एक पार्टी का शासन है, ठीक ना, यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा है। तो चीन संघ राज्य का उदाहरण नहीं है। ब्रिटेन भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में स्टेट में एक एकात्मक प्रणाली अपनाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं तो अमेरिका ए नंबर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो था वो जयप्रकाश नारायण लोकनायक भी ने कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया था। कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा सफल दिखता है, तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया। तो राजनीतिक असमानता पूरी तरह से तो समाप्त अभी तक नहीं हुआ है। लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया, यानी कि हर किसी का मांग होता था, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई धर्म की संख्या ज़्यादा मानने वालों का है, कोई कम है, तो सबकी सुनी नहीं जाती थी। पहले अधिक लोग की जनसंख्या वाला को सुना जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि न्यायपालिका जो था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सुनना प्रारंभ कर दिया। तो कहता है कि तो क्या हो गया, तो राजनीतिक टकरावों को ये समाप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब दिखता है। हमारा चौथा का क्या हो जाएगा, बी। बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो ये भी हमारा देखा जाए तो अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। पूरी तरह से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया, तो ये कम कर दिया, तो ये भी गलत है। मतलब कि जो भी समाज के अंतिम वर्ग में है, जो सबसे गरीब हैं और जो अमीर हैं, तो अमीर के पास से धन तो उठा करके गरीबों के बीच तो दिया नहीं गया। तो सब लोग के पास तो धन अभी भी देश में बराबर नहीं है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया, बी नंबर। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी इसको कहा जाता है, का प्रयोग रिमोट होता है, का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका प्रयोग हम देखते हैं। तो इसका प्रयोग हमारा किस लिए होता है, तो संसाधनों की खोज के लिए, यानी कि संसाधन की खोज के लिए हम सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, तो भारत में दक्षिणी भारत का एरिया है ना, उसमें कम भूकंप आता है। वहीं हिमालय की तरफ हम जैसे भी बढ़ते हैं उत्तर की ओर, तो वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है। जितने भी पहाड़ हैं हिमालय वगैरह, इनका निर्माण भी भूकंप दो प्लेटों के इस तरह से टकराने से जो सतह उठ जाता है प्लेटों के बीच का, वो पर्वतों का रूप ले लिया है। तो भूकंप कहाँ होता है, तो देखते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा भूकंप क्षेत्र जो इसमें से है वो क्या है, देहरादून है। वहीं रांची, हैदराबाद, चेन्नई देखते हैं तो एक कम में आता है। तो भूकंप हाई जोन में क्या आता है, देहरादून। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य या बीमारू राज्य हमेशा किससे कहा गया है, बहुत पहले से ही बिहार को कहा जा रहा है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष यानी कि भारत में देखा जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। मतलब कि अभी जैसे ही भारत के वित्त मंत्री द्वारा जो बजट लाया जाता है, उसका प्रयोग हम इस समय के बीच में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में क्या करते हैं। उसके बाद जब खत्म हो जाता है तो हर साल नए नए बजट लाते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपका। काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किए थे, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। और काउंट कपूर जो थे इटली के एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ा साबित होकर आए थे नेता के रूप में। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति यानी कि युद्ध और तलवार, मतलब कि इनका कहना था कि युद्ध भी करना होगा और तलवारों का भी प्रयोग करना होगा। रक्त और लौह दोनों का नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवाद का पहला प्रयोग जो था वो रूस में देखने को हमें मिलता है, जो कि पहले सोवियत यूनियन था। 1991 में रूस सोवियत यूनियन जब टूट गया तो उसमें से एक देश बचा रूस।
तो ठीक ना, तो पहले सोवियत यूनियन में हमको देखने को मिला था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हम देखते हैं तो हमारा कब हुआ था, तो ये हमारा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। और इसी क्रांति के बाद रसिया में साम्यवाद का प्रभाव क्या होता है, बोल्शेविकों का बढ़ते जाता है। अगला है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो हमारा है वो हमारा मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो एशिया का सब पहला जो रेल वर्कशॉप था ना वो हमारा जमालपुर में स्थित है। तो हमारा 14 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। सबसे पुराना एशिया का रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर रेल वर्कशॉप। सुनामी का प्रमुख कारण है, तो सुनामी हम सब लोग जानते हैं कि समुद्र के तली में भूकंप के कारण होता है। जैसे ही समुद्र के तल सतह नीचे वाला सतह में कंपन होता है तो समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, तो क्या हो जाएगा हमारा समुद्र में भूकंप। 15 का ए नंबर। सुखाड़ क्या है? तो सूखा देखते हैं तो किस तरह का क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। तो सूखा क्या होता है, बारिश की कमी से सूखा होता है। तो बारिश की कमी क्या है, प्रकृति पे निर्भर है, तो हमारा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो पंजाब में देखिए वनोन्मूलन, वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों की कटाई। अब पेड़ों की कटाई भी है, तो पेड़ों की कटाई करके लोग क्या करते थे, पहले के लोग पेड़ों की कटाई कर देते थे और जंगल में वहाँ पे खेती करना प्रारंभ चालू करते थे और लकड़ियों का प्रयोग कर लेते थे। गहन खेती यानी कि कम जमीन में बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन लेना रासायनिक प्रयोगों से अच्छी तरह से। अति पशुचारण या पशुओं के लिए अधिक चारा का उपयोग करना और पशुओं को कि चारे की भूमि के रूप में ज़्यादा उपयोग करना। अधिक सिंचाई, तो अधिक पानी देने से क्या होता है कि जब भी हम खेतों में अधिक सिंचाई करते हैं तो वहाँ पे भूमि की भासमीयता और लवणता दोनों बढ़ जाता है। तो लवणता में बढ़ने से नमक की मात्रा बढ़ जाता है और नमक का काम है कि जो जड़ों तक जो पानी जड़ अवशोषण करता है फसलों का उसे रोक देता है, ठीक ना। तो फसलों को पानी सही से मिल नहीं पाता है पानी होने के बावजूद भी, और इसलिए भूमि उपजाऊ बंजर की स्थिति में चली जाती है। तो अधिक सिंचाई जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। अधिक सिंचाई से क्या हुआ, लवणता और भासमीयता दोनों बढ़ गया है मिट्टी का। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा देखें तो हमारे एज के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। जैसे छोटे बच्चों में जल की मात्रा अधिक होता है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनमें 70% तक जल की मात्रा होती है। वहीं वयस्कों में देखा जाए तो हमारा 65% जल की मात्रा होता है। लेकिन अगर आप बुढ़ापा जाता है तो और धीरे धीरे थोड़ा सा कमता है जल की मात्रा। लेकिन तो हम क्या मारते हैं यहाँ पे, तो 65% आपका इसमें ऑप्शन में आंसर मारना है। तो हमारा जल की मात्रा मानव शरीर में 65% है। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाने वाला देखा जाए तो इनमें से सारे ऐसा है जो सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते, हर काफ़ी सारे देशों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ भी मतलब कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है। डॉल्फिन भी, वैसे डॉल्फिन आपका आंसर काफ़ी जगह देखने को मिलता है, लेकिन डॉल्फिन भी पाया जाता है अगल बगल के जैसे सिंधु के क्षेत्रों में। तो हम इसका कौन सा आंसर मारेंगे, तो हमारा 19 का जो होगा इसका आंसर हम मारने वाले हैं घड़ियाल होता है। एक घड़ियाल है जो कि भारत में पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में घड़ियाल है तो आपको घड़ियाल को टिक करना है, और घड़ियाल नहीं है तब आप डॉल्फिन मारिएगा, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे डॉल्फिन मारेंगे, लेकिन अगर घड़ियाल रहेगा तो हम घड़ियाल मारेंगे। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो सीमेंट किससे बनता है, 60% लगभग चूना पत्थर का सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। बॉक्साइट हो गया तो एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो यूरोप में जितने भी लगभग छोटे बड़े देश थे वो सब लोग मिल करके एक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम सब लोग क्यों ना मुक्त व्यापार करें, बॉर्डर फ्री। कोई किसी देश के यहाँ आ जाकर काम कर सकता है, कोई किसी देश के यहाँ व्यापार कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं हो, ठीक ना। तो ये ऐसा एक यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था। यूरोपीय संघ क्या थे, तो ये यूरोपीय संघ 28 देशों का क्या था, एक समूह था। 28 देशों का एक समूह था, जो कि इसका काम क्या था, तो आत्मनिर्भर बनाना था। किस तरह से, सामाजिक और राजनीतिक दोनों के बीच में था, एकता का काम किया। तो यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। सार्क देखें तो सार्क हमारा भारत के आसपास के क्षेत्रों का समूह है। और नाटो जो है अमेरिका और अमेरिका के
समर्थित देशों का समूह है। और नाटो का एक ऐसा समूह है, ये कहता है कि अगर हमारे सदस्य देश में से अगर किसी एक पे भी हमला कर दोगे ना, तो हम सब लोग मिल करके उसको मारने जाएंगे। तो ये संगठन नाटो कहता है। ओपेक क्या करता है, तो ओपेक दुनिया में जितने पेट्रोलियम का उत्पादन अधिक करने वाले जो देश हैं, वो सब लोग मिल करके अपना एक गुट बना लिए हैं। और ओपेक का कहना है कि हमारा जब मन करेगा तेल का हम उत्पादन कम कर देंगे या रेट बढ़ा देंगे। तो ये तेल पे नियंत्रण रखता है। ये अपना युद्ध के लिए एक संगठन बनाया हुआ है। किसके खिलाफ नाटो बनाया था, तो ये रसिया के खिलाफ बनाया था। इसी नाटो के कारण सोवियत संघ टूट गया, ठीक ना, और रूस बचा 1991 में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ इसका आंसर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये मार्टिन लूथर जी के द्वारा कहा गया था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो कि सबसे बड़ा तोहफा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो मतदान करने के लिए हमारे यहाँ न्यूनतम आयु क्या है, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष में मिलता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में देखिए संघीय शासन प्रणाली है और भारत में संविधान भी है, संसदीय भी है। तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। 24 का हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। भूस्खलन है, तो भूस्खलन होता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि पहाड़ों की साइड का जो मिट्टी होता है वो अचानक फिसल करके और ज़मीन पे क्या होते हैं, फैल जाते हैं नीचे की ओर। तो ये किस प्रकार की आपदा है, तो ये हमारा भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल में जो कंपन आता है वो किसका परिणाम है, वो सुनामी का इसका परिणाम है। परिणाम क्या होता है, सुनामी होता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है। तो देखिए पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तो पी को प्राइमरी कहा जाता है। प्राइमरी जो होता है सबसे पहले पहुंचता है, तो पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी हो जाता है। तो हमारा सबसे पहले जो सतह पे पहुंचता है उसको पी तरंग कहते हैं। सुनामी का संबंध है, तो सुनामी का संबंध कहां से, सुनामी कहां आता है, समुद्र में आता है। बी नंबर हो गया इसका। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, मतलब कि कौन सा बात है जो लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, तो कानून के समक्ष समानता है। तो लोकतंत्र में है ये है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो सबको समान सजा मिलेगा समान गलती का। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। अब देखिए शासन तो बहुसंख्यक मत के आधार पर ही होता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, तो हमारा 29 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। बहुसंख्यक है लेकिन जरूरी तो नहीं ना है कि जिसका संख्या ज़्यादा उसी को हमेशा वही आएगा, ये तो जनता तय करेगी ना। तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी लोकतंत्र का हित में है, तो बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। 29 का यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यानी कि देखिए, और अगला है कि नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा करने पर। अगर कोई देश का नागरिक सिर्फ अपनी जाति के लोगों को ही चुन कर लाए तो लोकतंत्र तो सफल नहीं होगा। अगर नागरिक की गैर कानूनी कार्रवाई पर नागरिक अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगे तो भी सफल नहीं होगा, और नागरिकों की उदासीनता रवैया पर भी सफल नहीं होगा। तो लोकतंत्र के सफल के लिए क्या है कि नागरिक सारे जो भी है विवेकपूर्ण तरीके से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर। देखिए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी कि अपने क्षेत्र को लेकर एक जोश जगना, ठीक ना, कि हमारा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, हम ही सर्वश्रेष्ठ है, इस क्षेत्र में जन्मे हैं इसलिए हमें ही सब दिन शासन करना चाहिए। तो अपने क्षेत्र से लगाओ, ठीक ना, राष्ट्रहित, तो सबसे क्या है कि कुपरिणाम है। तो अपने क्षेत्र से तो लगा होगा, अगर क्षेत्रवाद रहेगा, राष्ट्रवाद रहेगा तो राष्ट्र लगा होगा, राष्ट्रहित में भी सोचेगा, राष्ट्रीय एकता भी आता है। अगर सारे लोग कहें कि हम एक धर्म के मानने वाले, एक क्षेत्र में रहने वाले हैं तो लोग एक हैं, तो वो तो एक में आता है। लेकिन अलगाववाद भी स्थिति होता है, अगर देश में कोई एक क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर अलग देश की मांग करने लग जाएं तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, अलगाववाद हो जाता है। तो इस जो है क्षेत्रवाद का सबसे दुष्परिणाम है। अभी देखा गया है कि कर्नाटक के एक मंत्री के द्वारा, मतलब कि एक जो थे उनके द्वारा बयान दिया गया कि हमें क्या, देश पैसा नहीं दे रहा है तो हमें एक अलग देश की मांग करते हैं, अलग देश चाहिए। वहीं पर कुछ सिख लोगों के द्वारा खालिस्तान देश की मांग किया जा रहा है। तो लोगों में एकता तो है
लेकिन ये किस चीज़ का जन्म दे रहा है? ये अलगाववाद का जन्म दे रहा है। तो भारत में इस क्षेत्रों में अलगाववाद देखने के लिए भी मिलता है आपको। कोयला है, तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि यूज करने के बाद एक समय के बाद क्या हो जाएगा? खत्म भी हो जाएगा और ये पर्यावरण को दूषित भी कर रहा है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। 33 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, मॉल सेवा, मॉल तो प्राइवेट है तो मॉल सेवा हमारा सरकारी नहीं है, रेल सेवा भी सरकारी है अभी। तो मॉल हमारा, कुछ सेवा सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं, ठीक ना। तो लेकिन मॉल पूर्णतः भी प्राइवेट है तो हम मॉल को टिक करेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि भारत का किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा है? तो समुद्री किनारे वाला शहर मुंबई हमारा है, ऑप्शन ए। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। अब देखिए सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, तो भारत में अभी जितना कोयला है देश में उसका 40% जो स्टोर है वो झारखंड के पास है। लेकिन 2020 तक देखते हैं तो 2020 तक जो सबसे देश में ज़्यादा उत्पादन करने वाला कोयला राज्य था वो हमारा झारखंड था। लेकिन 20 के बाद जो उत्पादन सबसे ज़्यादा देश में कर रहा है वो भी छत्तीसगढ़ है। तो 20 के बाद छत्तीसगढ़ कर रहा है। लेकिन अगर आपका पूछता है कि सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा भंडार भी हो, उत्पादन भी हो, तो हमारा झारखंड है और ऑप्शन भी आपका झारखंड ही है। तो आप झारखंड को ही टिक कीजिएगा, ठीक ना। लेकिन वर्तमान में अभी भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है वो छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा भंडार अभी किसके पास है? तो झारखंड के पास है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो भारत का सबसे पहला जो लौह इस्पात उत्पादक उद्योग था वो हमारा टिस्को था, टाटा आयरन स्टील जो था, तो टाटा लौह और इस्पात कंपनी। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो था किस चीज़ से संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था और 4 शहरों को एक 4 लेन से कनेक्ट करना था, ठीक ना। उसमें से थे मुंबई थे, दिल्ली थे और एक चेन्नई था और एक शहर था कोलकाता था। तो 4 शहर को कनेक्ट करना था और चारों को एक क्या किया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम दिया गया, जो कि चारों के चारों शहर थे। तो एक दिल्ली मध्य में हो गया, मुंबई इधर हो गया, फिर चेन्नई हो गया और फिर इस तरह से कोलकाता इधर हो गया। और इस तरह से एक करके भारत के पूरे क्षेत्र को, एक पूरे देश को कनेक्टिविटी प्रदान करना था। गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना कहाँ पे है? तो हमारा गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले या भारत पहुंचने वाले दोनों प्रथम व्यापारी एक ही थे, वो पुर्तगाली थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। अंग्रेजों से 11 सूत्री योजनाओं का मांग किया जाता है और जब पूरा नहीं किया जाता है तो 12 मार्च 1930 में कि डांडी यात्रा की शुरुआत करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिया जाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी 1930 हो जाएगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला कहाँ है? तो हमारा उड़ीसा में है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। 43 का बी नंबर, ए नंबर हो गया 43 का ए। देखिए सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो सामंती व्यवस्था यानी कि पहले राजा होते थे और राजा अपने कुछ चुनिंदे लोगों को सामंत बना देते थे और सामंत अपने नीचे गुलाम और किसानों को रखते थे, उनसे अपना धन वसूली करते थे। तो सामंती व्यवस्था हट करके जब शहरीकरण व्यवस्था बढ़ा तो शहरीकरण के बाद सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से व्यवस्था का विकास हो गया वो प्रगतिशील प्रवृत्ति की व्यवस्था का विकास हुआ। तो हमारा 44 का क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो कृषक महाजन उनको कहा जाता है जो गांव में सूद पे पैसे लगाते हैं, जैसे हम आप जैसे लोग होते हैं और उस अधिक बहुत ज़्यादा ब्याज पे लोगों को पैसे देते हैं और वो किसानों को क्या कर लेते हैं? जकड़ लेते हैं।
ठीक ना। भूमि विकास बैंक जो है एक कृषि में जैसे पशुपालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, या खेतों में लंबे समय तक, बहुत लंबे समय के लिए लोन दिया करती है। प्राथमिक कृषि साख समिति जो हो गया, अगर छोटा मोटा काम करना, जैसे इस सीजन में बिया खरीदना है, पानी खेत पटाने का पैसा नहीं है, या छोटे छोटे कामों के लिए मतलब कि दिया करती है, मतलब कुछ 6 महीना मतलब कि कुछ मंथ के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा इस दीर्घकालिक लोन जो है वो किसके द्वारा मिलता है, तो भूमि विकास बैंक के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो सेवा क्षेत्र आता है, ठीक ना। शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा देना अगर बोले, ठीक ना, शिक्षा देना तृतीय क्षेत्र में आता है। वहीं कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और विज्ञान क्षेत्र अपने आप में एक शोध का क्षेत्र है, ठीक ना। तो लेकिन डायरेक्ट हमको दे दिया है सेवा क्षेत्र, तो हम इसमें डी मारेंगे, तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र होगा। नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया, तो नई आर्थिक नीति जो था वो क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों था। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। उदारीकरण का मतलब क्या है कि अपनी नीतियों में ढिलाव लाना है, ठीक ना, कि कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में नहीं आ सकता है, इस तरह की नीति जो है इसमें थोड़ा सा राहत देना है, ये उदारीकरण हो गया। निजीकरण हो गया कि हम सब चीज़ सरकारी, अपने देश में हर चीज़ सरकारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, उसको हम प्राइवेट करेंगे, लोगों को सौंप देंगे कि आप अपने स्तर से चीज़ों को विकास कीजिए, तो ये प्राइवेटाइज्ड हो गया। और वैश्वीकरण की पूरे विश्व को, एक व्यवस्था को एक बाजार के रूप में उपस्थित करना अपने आप को, यानी कि पूरे विश्व को हम भी सामान एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ से भी हमारे यहाँ सामान इंपोर्ट होगा। तो हमारा तीनों हो गया। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए अभी कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है। अगर 5 लाख रुपए तक की शिकायत है तो आप जिला स्तर पे जा करके कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। लेकिन पहले जो था, अभी से कुछ समय पहले तक पैसा लगता था, लेकिन अभी कोई शुल्क नहीं लगता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ये समाप्त हो गया है। तो अगला क्लास में हम देखेंगे द्वितीय पालिका 2020 का